हम हैं नया IBN 7, हौसला है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि ब्लैक मनी बिल का पास होना एक मील का पत्थर साबित होगा। बजट सत्र के अंतिम दिन आखिरकार मोदी सरकार को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। काला धन बिल पास हो गया। कांग्रेस राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई और कम से कम बजट सत्र खत्म होते होते एक महत्वपूर्ण बिल पास हुआ। लेकिन सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद दो बेहद महत्वपूर्ण बिल पास नहीं करा पाई। ये ऐसे बिल थे जिनसे बहुत सारी और योजनाएं जुड़ी हुई थी। एक जमीन अधिग्रहण बिल और दूसरा GST। सरकार का आरोप यह है कि कांग्रेस का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। I commend the bill for consideration and return to the Lok Sabha. All right, the question, no, please. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. Closest 2 to 88 are adopted. तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार काला धन बिल पास हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार का साथ दिया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। मोदी सरकार की एक और बड़ी कामयाबी है। सरकार इस पर अपनी पीठ भी ठोक सकती है। कुछ महत्वपूर्ण कानून जिसके कारण से देश को, प्रदेशों को, आम जनता को बहुत फायदा हुआ, उसमें मुख्यतः कोल माइन स्पेशल प्रोविजन बिल, माइंस एंड मिनरल बिल, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और लोगों को फायदा। लेकिन जमीन अधिग्रहण, GST जैसे बाकी महत्वपूर्ण बिलों का क्या? जरा बजट सत्र का हाल देखिए। CAG रिपोर्ट में नितिन गडकरी का मामला हो, जमीन बिल और किसानों को मुआवजे का मामला हो या फिर अमेठी फूड पार्क का किस्सा हो, इन मुद्दों पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही है। मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। लोकसभा में सरकार के पास भारी बहुमत है। यहाँ से एक के बाद एक बिल तो वो पास करा ले जा रही है, लेकिन ज्यादातर बिल लोकसभा की दहलीज पार ही नहीं कर पा रहे। सरकार को राज्यसभा में बहुमत न होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मोदी सरकार का ड्रीम बिल, जमीन अधिग्रहण बिल, आखिरकार संयुक्त पैनल के हवाले हो गया। आर्थिक सुधारों की बुनियाद कहा जा रहा GST बिल भी राज्यसभा में लटकने के बाद अब सिलेक्ट कमेटी में है। अब भले ही सरकार इस बात के लिए अपनी तारीफ करे कि संसद में कामकाज का 5 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है, लेकिन विपक्ष ये कहकर खुश हो रही है कि वो अध्यादेशों के जरिए कानून बना रही सरकार पर लगाम कसने में कामयाब रही। पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप की तरह से, मोहर की तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका हमने विरोध किया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटीज का फिर औचित्य नहीं रह जाता अगर उनके पास स्क्रूटनी के लिए, जांचने के लिए ये बिल नहीं आते। मुट्ठी भर तादाद के बावजूद भूमि अधिग्रहण विधेयक को लोकसभा में ही अटका देना विपक्ष की बड़ी कामयाबी है। उसने इस सत्र में सरकार को ये जता दिया है कि संसद की कार्यवाही महज आंकड़ों का खेल नहीं है। विपक्ष को यकीन में लिए बगैर सरकार का काम नहीं चल सकता। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। तो देश को इस संसद सत्र से क्या मिला? हमारे पास अलग अलग मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले वो सवाल जिसमें हम आपकी राय पूछ रहे हैं। आज 8 बजे का बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद में जनता के हित की बजाय राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति चमकाती हैं? अगर आपको लगता है हाँ तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y, और नहीं तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस N। अपनी राय 51818 पर हमें SMS करें। आपकी राय हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। खास चर्चा के लिए हमारे मेहमानों के पास जाएं। उसमें सबसे पहले हम चल रहे हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा के पास। टीम का जश्न ये देखिए, KKR पर जीत के बाद झूम झूम कर नाचे कप्तान कोहली के साथ क्रिस गेल और टीम के दूसरे मेंबर भी। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया।
और मुथूट फाइनेंस लोन महोत्सव। SMS gold to 56161। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि ब्लैक मनी बिल का पास होना एक मील का पत्थर साबित होगा। बजट सत्र के अंतिम दिन आखिरकार मोदी सरकार को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। काला धन बिल पास हो गया। कांग्रेस राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई और कम से कम बजट सत्र खत्म होते होते एक महत्वपूर्ण बिल पास हुआ। लेकिन सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद दो बेहद महत्वपूर्ण बिल पास नहीं करा पाई। ये ऐसे बिल थे जिनसे बहुत सारी और योजनाएं जुड़ी हुई थी। एक जमीन अधिग्रहण बिल और दूसरा जीएसटी। सरकार का आरोप यह है कि कांग्रेस का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। I commend the bill for consideration and return to the Lok Sabha. All right, the question is, no, please. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. Closest 2 to 88 are adopted. तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार काला धन बिल पास हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार का साथ दिया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। मोदी सरकार की एक और बड़ी कामयाबी है। सरकार इस पर अपनी पीठ भी ठोक सकती है। कुछ महत्वपूर्ण कानून जिसके कारण से देश को, प्रदेशों को, आम जनता को बहुत फायदा हुआ, उसमें मुख्यतः कोल माइन स्पेशल प्रोविजन बिल, माइंस एंड मिनरल बिल, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता और लोगों को फायदा। लेकिन जमीन अधिग्रहण, जीएसटी जैसे बाकी महत्वपूर्ण बिलों का क्या? जरा बजट सत्र का हाल देखिए। सीएजी रिपोर्ट में नितिन गडकरी का मामला हो, जमीन बिल और किसानों को मुआवजे का मामला हो या फिर अमेठी फूड पार्क का किस्सा हो, इन मुद्दों पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही है। मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। लोकसभा में सरकार के पास भारी बहुमत है। यहाँ से एक के बाद एक बिल तो वो पास करा ले जा रही है, लेकिन ज्यादातर बिल लोकसभा की दहलीज पार ही नहीं कर पा रहे। सरकार को राज्यसभा में बहुमत न होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मोदी सरकार का ड्रीम बिल, जमीन अधिग्रहण बिल, आखिरकार संयुक्त पैनल के हवाले हो गया। आर्थिक सुधारों की बुनियाद कहा जा रहा जीएसटी बिल भी राज्यसभा में लटकने के बाद अब सिलेक्ट कमेटी में है। अब भले ही सरकार इस बात के लिए अपनी तारीफ करे कि संसद में कामकाज का 5 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है, लेकिन विपक्ष ये कहकर खुश हो रही है कि वो अध्यादेशों के जरिए कानून बना रही सरकार पर लगाम कसने में कामयाब रही। पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप की तरह से, मोहर की तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका हमने विरोध किया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटीज का फिर औचित्य नहीं रह जाता अगर उनके पास स्क्रूटनी के लिए, जांचने के लिए ये बिल नहीं आते। मुट्ठी भर तादाद के बावजूद भूमि अधिग्रहण विधेयक को लोकसभा में ही अटका देना विपक्ष की बड़ी कामयाबी है। उसने इस सत्र में सरकार को ये जता दिया है कि संसद की कार्यवाही महज आंकड़ों का खेल नहीं है। विपक्ष को यकीन में लिए बगैर सरकार का काम नहीं चल सकता। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। तो देश को इस संसद सत्र से क्या मिला? हमारे पास अलग अलग मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले वो सवाल जिसमें हम आपकी राय पूछ रहे हैं। आज 8 बजे का बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद में जनता के हित की बजाय राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति चमकाती हैं? अगर आपको लगता है हां तो टाइप कीजिए IBN 7 Y और नहीं तो टाइप कीजिए IBN 7 N। अपनी राय 51818 पर हमें SMS करें। आपकी राय हम कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। खास चर्चा के लिए हमारे मेहमानों के पास जाएं, उसमें सबसे पहले हम चल रहे हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा के पास। संबित, एक बात बताएं, ब्लैक मनी बिल पास हुआ, उसकी बधाई सबसे पहले आपको। प्रधानमंत्री भी बहुत खुश हैं, लेकिन 2 बहुत अहम बिल थे जो बीजेपी सरकार की इन पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी थे। एक भूमि अधिग्रहण बिल और दूसरा जीएसटी। इस सत्र को आप कैसे आंकते हैं? नहीं, आप देखिए, आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा
कि भूमि अधिग्रहण बिल और जीएसटी, खास करके आप जीएसटी के विषय में देखिए, इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स। इतने वर्षों से 12 वर्ष से इसके ऊपर चिंतन चल रहा है और कहा जाता है कि जब ये बिल आ जाएगा, ये लॉ बन जाएगा और जब ये लागू होगा तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट हिंदुस्तान के जीडीपी पे पड़ेगा। और तमाम जो जानकार इकोनॉमिस्ट है उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि 2 से 3% इफेक्ट भारत के सकल घरेलू उत्पादन अर्थात जीडीपी के ऊपर पड़ेगा। इससे हिंदुस्तान का इकोनॉमी एक तरह से आगे बढ़ेगा। इसलिए इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जोर होना चाहिए था, इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। 12 साल पहले जब ये पहली बार ये विषय केलकर कमेटी बन के आई और उसके बाद फाइनली 2003 में इंट्रोड्यूस भी हुआ और 2011 में इसने एक बिल का शकल भी लिया था। एम्पावर कमेटी कांग्रेस ने बनाया था, उसको सिलेक्ट कमेटी में भी, स्टैंडिंग कमेटी में भी भेजा। स्टैंडिंग कमेटी और एम्पावर्ड कमेटी दोनों ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे, इस सरकार ने अपने बिल में तमाम उन रिकमेंडेशंस को लेके वो आई थी। उसके बावजूद भी पुनः ये कहना कि उन्हें स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, अरुण जेटली जी ने बिल्कुल सही कहा, बिल इज नॉट अ डांसिंग इंस्ट्रूमेंट बिटवीन स्टैंडिंग कमिटीज। केवल आपके अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज के बीच बिल नृत्य करता रहे, बजाय इसके कि जनता की भलाई के लिए वो कानून का शकल ले, ये हमने देखा है। ब्लैक मनी बिल में भी कहीं ना कहीं आज जो विपक्ष सामने आ रही है वो परसेप्शन की बात है, क्योंकि विपक्ष को लगा कि अगर हम इसमें साथ नहीं देंगे तो हमारी छवि ब्लैक मनी धारक का जो पहले से है उसको एक पुष्टता मिलेगी, उसको एक सबलता मिलेगी। इस कारण कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे रहना पड़ा। भूमि अधिग्रहण हमने देखा है कि 2013 में बिल पास होने के, कानून बनने के बाद किस प्रकार खुद कांग्रेस के ही मुख्यमंत्रियों ने, बाकी अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने, इंक्लूडिंग यूपी के मुख्यमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा था कि कुछ अमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए और हमें अधिकार मिलने चाहिए। सरकार ने अपने बिल में यही किया था। उसके बाद भी केवल पोस्चरिंग करने के लिए संबित जी आपको भी सोचना होगा कि देश को, जैसा कि आप कह रहे हैं, बहुत फायदा होता अगर ये अहम बिल पास होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीपीएम के सांसद मोहम्मद सलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जेडीयू के नेता अजय आलोक भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। मोहम्मद सलीम साहब, पहले आपसे पूछता हूं कि क्या आपको लगा कि विपक्षी दलों ने, जिसमें आपका दल भी शामिल है, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे सरकार को कि आपको बड़ा जनादेश भले ही मिल गया हो, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट जो संसद में होता है बिल पास कराने के लिए, वो एक दूसरी चीज होती है। एक तो संसद 2 सदन का है और हमारे संविधान जब बना था, संसदीय परंपरा हम जब बनाए थे, गठन किए थे, तभी ये बात सही थी कि एक तो जनादेश से जो सरकार आएगी फौरी तौर पर, और हमारे देश के जो कंटिन्यूटी है, कुछ वैल्यूज, मूल्य, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन सरकार ये भूल गई, वो लोकसभा को ही संसद समझे, राज्यसभा को भूल गए और बाद में सरकार को जब पता चला तो ये बहुत देर हो गया। क्या हैंडलिंग गलत हो गई? बिल्कुल, हैंडलिंग सही होती तो आप कुछ और बिल पास होने देते। बिल बहुत से पास हुई है और बाकी एक बिल तो 2 बार 3 बार करके पास कर रही है सरकार, क्योंकि इनका मैनेजमेंट में गड़बड़ है। आप देखो, लैंड बिल भी लोकसभा में तो 2 बार पास किए हैं, 3 बार ऑर्डिनेंस ले आ रहे हैं। कई बिल ऐसे हैं कि राज्यसभा में जाके रुक जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं वहां से संशोधित करके। तो सरकार अगर कोऑर्डिनेट कर सकती संसदीय कामकाज को और थोड़ा बुद्धिमत्ता की परिचय देती तो मैं समझता हूं कि और भी आसान होता। फिर भी ये संसद में शोर आप जो लिख रहे हैं ये गलत है, क्योंकि संसद में रिकॉर्ड काम किया गया है, शोर भी हुए हैं। वो अब सरकार पक्ष के लोग अगर समझे हम लोकसभा में बहुत ज्यादा है, अचानक उठ जाए, टायरनी ऑफ नंबर का। क्या आप मोहम्मद सलीम साहब ये कह रहे हैं, आपके जैसा वरिष्ठ सांसद ये कह रहा है कि इस सत्र में बहुत काम हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। आज अगर आप देखें, आपके, मैं पता नहीं आपके कोई संवाददाता वहां रहते कि नहीं संसद में, या सिर्फ नहीं, बिल्कुल है और हमारे साथ है। मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ये भी कह रही है कि उनके लिए एक बड़ी सफलता भी है। हाँ, तो वैलिडिटी कमेंट में जो स्पीकर के पास से जो बातें आई हैं, तो आप ये देखेंगे लोकसभा में हमने ओवर टाइम काम किए हैं। 7 घंटा अगर नष्ट हुआ है हंगामे में तो 55 घंटा ज्यादा बैठे हैं, 3 दिन तो एक्स्ट्रा बैठे जो बेकार की थी। सरकार को चूंकि अध्यादेश लाना था, राज्यसभा को प्रोरोग करना था, फिर ले आना था, इसलिए लोकसभा को 3 दिन ज्यादा बैठाया गया। तो ये तो सरकार की जो दूरबीनी है वो कम है, दूरदृष्टि नहीं है। मैं अजय आलोक जी के पास भी जाऊंगा और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है अमिताभ सिन्हा का, जो हमारे संवाददाता है। अमिताभ, कुल मिलाकर सरकार कितना क्लेम कर सकती है और साथ ही साथ अन्य दल कितना क्लेम कर सकते हैं कि राष्ट्र की दृष्टि से देश को आगे ले जाने के लिए जो बिल महत्वपूर्ण थे उनमें से कितने पास हुए हैं इस सत्र में?
देखिए, दो चीज़ें साफ हैं। पहला, सरकार की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ पास होना। इस पर प्रधानमंत्री खुद खासे खुश हुए थे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, शेख हसीना से बात की थी, बांग्लादेश की प्रीमियर हैं। तो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये रहा। दूसरा अचीवमेंट रहा जो आज पास हुआ, ब्लैक मनी बिल। तो दो अचीवमेंट्स के अलावा, दो सफलताओं के अलावा अगर देखा जाए तो मेजर जो की रिफॉर्म्स के बिल थे आकाश, वो सारे के सारे अटक गए। चाहे वो लैंड बिल हो या फिर जो जीएसटी का मामला हो, ये दोनों बिल अटक गए। सरकार कहीं ना कहीं राज्यसभा में तमाम पार्टियों को मैनेज नहीं कर पाई या समझा नहीं पाई। ये दो चीजें हैं जो सरकार की कमजोरी साबित हुई हैं। तमाम पार्टियों को समझा बुझाकर साथ मिल बैठकर चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन एक चीज तो साफ है कि विपक्ष अड़ा हुआ था, कांग्रेस अड़ी हुई थी। तमाम लैंड बिल को एक परसेप्शन की लड़ाई थी कि लैंड बिल को लेकर सरकार को एंटी फार्मर करार देने की कोशिश चल रही थी, और इसी परसेप्शन की लड़ाई में शायद थोड़ी कांग्रेस पिछड़ गई और विपक्ष एकजुट हो गया। तो यहां पे सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ गई है विपक्षी दलों को समझाने में। दूसरी बात, जीएसटी बिल को लेकर मामला अटका। ये सबसे बड़ी अहम मुश्किल यह है, जो की रिफॉर्म्स के बिल थे वो सारे फंस गए। यहाँ ये सरकार की विफलता है। हालांकि रिकॉर्ड काम हुआ है। जो पिछले साल बैठक हुई थी, आपको याद होगा, तमाम चीफ विपों की, तमाम राज्यों के सेंटर के तमाम विधानसभा अध्यक्षों की बैठक हुई, तो उसमें यह था कि पूरे साल 100 घंटे काम करने का फैसला हुआ था कि पूरे सत्र में काम होगा 100 घंटे पूरे साल। लेकिन उस रिकॉर्ड को पूरा करना, आज वेंकैया नायडू ने भी कहा कि सबसे ज्यादा काम हुआ है। तो रिकॉर्ड काम तो हुआ है, लेकिन सरकार के की बिल फंस गए हैं। ठीक है, सुष्मिता देव इस वक्त हमारे साथ हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी है और युवा सांसद हैं। सुष्मिता जी, 11 साल का राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर, 60 दिन का ब्रेक, विपाशना या जो कुछ भी कहें, 14 दिन के अंदर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। लेकिन कांग्रेस इस कोशिश में कहीं ये तो नहीं भूल गई कि देश के लिए कुछ अहम बिल थे जिसमें कांग्रेस साथ होती तो वो पास हो सकते थे। मैं यही कहूंगी कि आप सिर्फ कांग्रेस की बात ना करें। आज जिन बिल्स को रोका गया है, सवाल ये उठता है कि क्यों रोका गया है, और उसमें सिर्फ कांग्रेस शामिल नहीं है, विपक्ष के सारे दल उसमें शामिल है। ये बीजेपी की जो सरकार आई है, उनके पास बहुमत तो है, पर बहुमत के साथ साथ वो बहुत अहंकार के साथ इस सरकार को चला रही है। सुष्मिता दी साथ ही रहिए। इस समय हमारे साथ और भी मेहमान है। अजय आलोक, आपके पास आ रहा हूं पटना में। क्या आपको भी ये लगा, आपके दल को ये लगा कि जिसे अहंकार कह रही हैं सुष्मिता जी, ये अगर सरकार का नहीं होता तो काम और भी ज्यादा हो सकता था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि इस सत्र को, बजट सत्र को आप क्लासिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं कि निरंकुश सरकार और एक सकारात्मक विपक्ष जो आज सामने आया है, उससे यही जाहिर होता है। क्योंकि आप याद करें, पहले भी सत्र होता था जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी, ये काम नहीं करने देती थी। आज हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन संसद में सबसे ज्यादा काम भी इसी सत्र में हुआ है। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग आज मान रहे हैं, क्योंकि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभा रहा था। लोकतंत्र में निरंकुशता नहीं चल सकती है, लोकतांत्रिक तरीके ही चलेंगे, और ये हमने सरकार को जता दिया है। ब्लैक मनी बिल पे अपनी पीठ थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं ये बता दूं कि ये संपूर्ण विपक्ष की एक राय थी कि ब्लैक मनी बिल हम जरूर पास करवाएंगे, क्योंकि ब्लैक मनी वापस लाने का वादा इन्हीं के प्रधानमंत्री ने किया था। हम कोई कारण नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे ये अपना वादा न पूरा कर सकें। अब इनके पास समय है, दायित्व है इनका कि 15-15, 20-20 लाख रुपए जो इन्होंने वायदे किए थे सबके अकाउंट पे पहुंचा दे। अब तो ब्लैक मनी बिल भी पास हो गया, अब कोई अड़चन इनके पास नहीं आएगी। हम इन्हें अब कोई मुद्दा ही नहीं देना चाहते हैं जिस मुद्दे पे ये आगे जाके फिर से झूठे वादे कर सके। जहां तक रही दो बिल, जीएसटी बिल और लैंड एक्विजिशन बिल, तो लैंड एक्विजिशन बिल को बनाने में जब कांग्रेस, राहुल गांधी ने कहा, हम लोगों ने कहा कि 3 साल से ज्यादा समय लगा इसको दोबारा फॉर्म करके लाने में, और राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज सबको ही थे। फिर प्रधानमंत्री जी का एक बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, तो इस कांग्रेस का साथ देके इस लैंड बिल को पास करवाने में मुझे ये समझ में नहीं आता है। संपूर्ण भाजपा गलती कर देती है, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली सब गलत हो जाते हैं 2013 में, और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ये बिल लाते हैं तो अकेला आदमी भारतीय जनता पार्टी में सही हो जाता है। तो ये ऑटोक्रेसी है या लोकतंत्र है? संबित जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। आप उस पार्टी के नेता हैं, आप देश पे कैसे थोप सकते हैं? इसलिए विपक्ष एक साथ खड़ा है, संशोधन की मांग कर रहा है, और लोकतांत्रिक वैल्यू हम पे अपने राइट्स की मांग कर रहे हैं, लोगों के राइट्स की मांग कर रहे हैं कि बिना सहमति लिए आप बिल कैसे जाने दे सकते हैं? उस पे इनको आपत्ति है। पटना से वापस दिल्ली आ जाए, तो कैसे ये बिल पास होगा? पहली बात तो है कि मैं सहमत हैं, ये शांत होंगे तभी तो हम बता सकेंगे। बहुत जरूरी है, 2 से 3% ग्रोथ के खिलाफ नहीं है।
पहली बात तो मैं अजय आलोक जी को बधाई, एक सकारात्मक एक सेकंड अजय आलोक जी, ये चुनाव का रैली खत्म कर दीजिए और अब उत्तर लीजिए। पहली बात तो मेरे बधाई को स्वीकार करिए कि आपने आज अपने ही नेताओं के ऊपर कुठाराघात किया। आपने जेडीयू के ऊपर, जेडीयू के प्रवक्ता होते हुए कुठाराघात किया, ये कहते हुए कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और कांग्रेस सरकार में थी तो उस समय का विपक्ष काम करने नहीं देता था। मैं आपको याद दिलाऊं कि उस समय आप हमारे साथ थे, अर्थात अभी जो अटैक आपने किया है, शरद यादव कहते थे कि संसद चलने दो। एक सेकंड, शरद यादव क्या कहते थे आपके कान में, ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर शरद यादव उस समय एनडीए के कन्वीनर थे। ये देखिए बीच में आप ये बीच में बोलने वाला समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, आप अपने पास रखिए। और जब मैं बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपसे थोड़ी भद्रता और शिष्टाचार अपेक्षा करूंगा। नहीं, मैं बीच में बोलने की आप ऐसे मत करिए, मैं आप बोलने दीजिए। शरद यादव उस समय एनडीए के कन्वीनर थे, जहां तक मुझे याद है। अगर एनडीए के कन्वीनर ने ही ऑब्स्ट्रक्शनिज्म किया, जैसे कि खुद अभी उनके ही पार्टी के लोग बता रहे हैं, तो मुझे लगता है अजय आलोक जी को आज बधाई देना चाहिए कि पार्टी के प्रवक्ता होते हुए उन्होंने शरद यादव जी को आज आड़े हाथ लिया है। और जहां तक पॉइंट्स जो उठाए हैं, जीएसटी बिल, आप बताइए, हिंदुस्तान की जनता देख रही है, 12 साल से इस बिल के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, उसके बावजूद भी जानबूझकर अपने अहंकार को, ये स्टोरी ऑफ एरोगेंस हमारी नहीं है, अरुण जेटली जी ने बिल्कुल सही कहा, एरोगेंस ऑफ नंबर इन राज्यसभा में आपके पास नंबर है, तिलमिलाहट से 2014 में आपकी हार हुई। ठीक है, हमारे साथ ही रहे संबित जी, आपको बदला लेना था। सलीम साहब आपके पास भी आता हूं, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, बीकानेर से सांसद हैं, इनका स्वागत कीजिए। साइकिल पे संसद जाते हैं, जनता दल यू आपका समर्थन करेगा। 2013 में अर्जुन राम मेघवाल सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुने गए। बिल के तहत थोप नहीं। मेघवाल जी, आपसे पूछता हूं, अमेरिका जैसी कंट्री में जहां आप पढ़ भी चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, वहां पर बाय पार्टीजन अप्रोच होती है ऐसे मुद्दों पर जो कि राष्ट्रहित में है। क्या भारत में और भारतीय संसद में, भारतीय राजनीतिक दलों में वो अभी कुछ कम नजर आती है आपको? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है वो इंडियन डेमोक्रेसी के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, पल्लवित हुआ है, पुष्पित हुआ है, आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सत्र अभी गुजरा है संसद का, वो बजट सत्र, 16वीं लोकसभा का चौथा सत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहा है। और इस सत्र में सत्ता पक्ष ने भी कोशिश की है कि हम विपक्ष को साथ लेके चलें, और कई जगह विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में लोकसभा में हमने ये देखा है कि हमारा साथ विपक्ष ने भी दिया और हमने भी विपक्ष को सहयोग में लिया। हमारा फ्लोर मैनेजमेंट ऐसा रहा कि हम 24 बिल पास करा सके बजट सत्र होते हुए भी। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, वहां नंबर्स हमारे पास नहीं है, इसलिए कई बार वहां व्यवधान हुआ। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोकतंत्र धीरे धीरे देश में बहुत विकसित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, और लोकतंत्र की जो सुगंध है वो धीरे धीरे हमें भी मजबूर करेगी कि हम संसद में काम करें मजबूती के साथ। सुष्मिता देव जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो बीजेपी एक सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि तेजी से विकास हो, लेकिन आप किसानों को बरगला रहे हैं, आप मजदूरों को बरगला रहे हैं और पॉपुलिज्म में फंस रहे हैं, और यही कारण है कि उसका नुकसान देश को हो रहा है, और राहुल गांधी इसको फ्रंट से लीड कर रहे हैं। पॉपुलिज्म में हम नहीं फंस रहे हैं, पॉपुलिज्म में आप बीजेपी फंस रही है। बीजेपी का एक ही टारगेट है कि देश के हित में हम कानून बनाए, वो उनका टारगेट नहीं है। मोदी जी देश को दिखाना चाहते हैं कि मैं 1 साल में मेरे ये अचीवमेंट्स है, पर जो कानून वो ला रहे हैं, आज भूमि अधिग्रहण हो, आज विसल ब्लोअर्स एक्ट जो उन्होंने आज अमेंड किया है, हर एक ये कानून या तो टूथलेस है जैसे इनका ब्लैक मनी बिल है, या रूथलेस है जैसे इनका लैंड एक्विजिशन बिल है। मोदी सरकार घबरा गई है कि 100 दिन में वो काला पैसा ला नहीं पाई, तो 1 साल में हम ऑर्डिनेंस पास कर करके देश को ये दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। पर हर दल का, हर सरकार का ये दायित्व होता है कि जब हम सरकार गठन करेंगे, हमारे पास जब बहुमत होगी,
उनका पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऐसे कानून पास करें जो देश के हित में हो। दूसरी बात, आपके पास बहुमत है, आप अहंकार मत कीजिए। आज जो भी बिल्स आपके फंसे हुए हैं, क्यों फंसे हुए? क्योंकि आप स्टैंडिंग कमेटी में कुछ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, संबित आपका जवाब देना चाहें? जी संबित। जीएसटी बिल 12 साल से कोशिश हो रही है, आज ये होने जा रहा है, हम इसको क्यों रोक रहे हैं? आज ये डिमांड कांग्रेस की नहीं है, पूरे विपक्ष की है, बिकॉज स्टेट कॉम्पेंसेशन इज एन इशू। ये नया बिल है, इसको स्टैंडिंग मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। चाहिए। जी कहें। यही सदन की परंपरा है और काम के नाम सुष्मिता पे, देव जी, मैंने आपको सुना, अब आप कुछ फैक्ट्स भी डेमोक्रेसी का गला घोट रहे लीजिए हैं। प्लीज। नहीं, ये गला घोटने वाला बात नहीं है। आप देखिए, जीएसटी बिल के ऊपर आपने जो फैक्ट्स रखे वो क्यों गलत थे, मैं बताता हूं। अरुण जेटली जी ने आधे घंटे के अपने पूरे स्पीच में किस प्रकार से एक बाय एक पॉइंट जो स्टैंडिंग कमिटी और एम्पावरिंग कमिटी ने खुद कहा था उनको रखा कि 1% टैक्स क्यों बढ़ाया गया। आपने जो जीएसटी काउंसिल्स को पावर देने को अपोज किया था वो क्यों किया गया था, खुद स्टैंडिंग कमिटी ने कहा था कि किस प्रकार से 1/3 और 2/3 का वोट होगा। आपने जो स्टेट कॉम्पेंसेशन की बात की, आप देखिए 5 वर्षों तक जो भी स्टेट को नुकसान होगा वो हम देंगे। स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था, 1% टैक्स बढ़ाया गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बेनिफिट हो सके। मेरे पास समय कम है, मोहम्मद सलीम साहब, बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहूंगा। कुछ आप सुष्मिता जी, इस पे एक आंकड़ा रख दूं, 2010 में स्टेट को आप कॉम्पेंसेशन देंगे ऐसा प्रॉमिस यूपीए ने किया था, मगर यूपीए ने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। मोहम्मद सलीम साहब, शॉर्ट में, संक्षेप में आप बीजेपी को और मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? आगे क्या सीख सकती है इस सत्र से ये सरकार? नहीं, मोदी जी या बीजेपी नए से कुछ सीख लेगी ऐसे कोई बात नहीं है। उनका अपना एक ढंग तरीका है। आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, उनका अगर रवैया अलग होता तो बहुत अलग होता। आप देखो, जीएसटी के बिल के बारे में वो कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाना चाहिए। दिसंबर में बिल ले आया गया और उसी वक्त सरकार को ये कह दी कि बिल भेजना नहीं चाहिए स्टैंडिंग कमेटी में, जबकि वो बिल ले आए मार्च में, अप्रैल में, तो उनको 3 महीना टाइम तो था। उसी वक्त उनको स्टैंडिंग कमेटी भेजना चाहिए था। तो समय का अंतर नहीं था, अंतर था मन का, कि वो नहीं जाना चाहते स्टैंडिंग कमेटी में। और जिस बिल को वो कह रहे हैं कि 12 साल से मन बनाने में लग गया एग्जीक्यूटिव को, एम्पावर कमेटी को, तो आप विधायिका को समय नहीं देंगे? आखिर लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है उनके लिए आप 3 महीना टाइम नहीं देंगे, 6 महीना टाइम नहीं देंगे? मेघवाल जी, 30 सेकंड में मेरे पास समय बचा है, आपके पास आ रहा हूं। क्या इस बार सीखा जा सकता है, और क्या जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो गया है कुछ मुद्दों पर, ये बिहार में और साथ ही साथ आने वाले सत्रों में भी आपको दिक्कत नहीं देगा? नहीं, मुझे हमें कोई दिक्कत नहीं देगा। मोदी जी की पॉपुलरिटी से डर के विपक्ष लामबंद हुआ है, बाकी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। जहां ये जीएसटी की बात कर रहे हैं, कई बार ये स्टैंडिंग कमेटी में, एम्पावर कमेटी में जा चुका है, जिसकी आज विसल ब्लोअर की सुष्मिता जी बात कर रही थी, ये भी स्टैंडिंग कमेटी में जा चुका है। सारे बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, फिर कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी में भेजो। भाई, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, कानून बनाने का अधिकार हमें संसद में है, तो लोकसभा में चर्चा कर लीजिए। चर्चा 3 की जगह 5 घंटे कर लीजिए, 6 घंटे कर लीजिए। उसको स्टैंडिंग कमेटी में पहले गया स्टैंडिंग कमेटी में, फिर स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहते हैं। इसको लंबा क्यों खींचना चाहते हैं? ताकि मोदी जी की सरकार कानून पास नहीं कर सके। ये भी नेताओं का समय यहाँ समाप्त होता है, बारी अब जनता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप शामिल हुए इस बहस में। जनता से हमारा सवाल था कि क्या संसद में जनता के हित के बजाय राजनीति चमकाती हैं पार्टियां, और दुख है मुझे कि इसके जवाब में बड़ी संख्या में लोगों ने यह कहा है कि हां, यह बात सही है। राजनीतिक दल देश के बारे में बाद में सोचते हैं, अपनी राजनीति पहले चमकाते हैं। 83% लोगों का यह मानना है और सिर्फ 17% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है।